एग्जिट पोल अगर सच साबित हुए तो मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। सीएम के तौर पर मोदी की गिनती भले ही विकास पुरुष के तौर पर होती हो, लेकिन पीएम की कुर्सी पर बैठकर काम करना उनके लिए आसान नहीं होगा और इसी पर होगी अगले 1 घंटे में चर्चा। उनके सामने चुनौतियां क्या हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार किसकी सरकार? इस सवाल का जवाब तो 16 मई को मिल ही जाएगा, लेकिन अगर एग्जिट पोल के नतीजों को संकेत माना जाए तो साफ है कि आम आदमी ने हकीकत से मुंह मोड़ने वाली यूपीए सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। गणतंत्र के सवाल को अब तक गणित से सुलझाने की आदत छोड़नी होगी और नई सरकार को अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से जल्दी निपटने का प्लान तैयार करना होगा। पहली बड़ी चुनौती, महंगाई। खराब मानसून के संकेत भर से खाने पीने की चीजें 30% तक महंगी हो चुकी है। पिछले 3 महीने में दाल की कीमतें 30%, आलू 15%, सोयाबीन 13%, चीनी 12% और प्याज 20% से ज्यादा महंगा हो गया है। बासमती के अलावा दूसरी किस्म के चावल की कीमतें 10% तक बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि सप्लाई की कमी का ही कीमतों पर असर पड़ा है। कालाबाजारियों ने सरकार के चुनाव में उलझे होने का भी फायदा उठाया है। नई सरकार को इस दोधारी चुनौती से निपटने का रास्ता निकालना होगा। चिंता की बात यह भी है कि महंगाई बढ़ने से किसी भी तरह का लोन सस्ता नहीं होने वाला है। दूसरी बड़ी चुनौती, आर्थिक मंदी। एग्जिट पोल की चकाचौंध में बदरंग अर्थव्यवस्था गुम हो गई लगती है। मार्च में औद्योगिक उत्पादन पिछले साल के मार्च की तुलना में 0.5% सिकुड़ गया, यानी कल कारखानों में पिछले साल जितना भी उत्पादन नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी 1984 के बाद सबसे बड़े जनादेश का दावा कर रहे हैं तो आर्थिक मंदी भी 1980 के बाद सबसे बड़ी है। जीडीपी लगातार आधे से भी कम हो रहा है। महंगे लोन के चलते इंडस्ट्री और भी बुरे हाल में पहुंच जाएगा। तीसरी बड़ी चुनौती, बेरोजगारी। इंडस्ट्री के बुरे हाल और सूखे की आशंका ने नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। पिछले दशक में रोजगार का टोटा पड़ गया, जिसके लिए सरकार की गलत नीतियां और निर्णय नहीं लेने की क्षमता को जिम्मेदार ठहराया गया। माना जा रहा है कि इसी के चलते पिछले साल करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश से इंडस्ट्री ने हाथ खींच लिए। 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ। जिन भारी उद्योगों से युवाओं को नौकरियां मिलती थी, उनमें पिछले 12 महीनों में से 9 में उत्पादन बढ़ने की बजाय उत्पादन घटा है। नौकरी पेशा लोगों पर महंगाई और वेतन न बढ़ने का असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोजमर्रा की चीजों की मांग पिछले 12 में से 11 महीनों में घटी है। यानी ना तो नई नौकरियां दी गई और जिनके पास नौकरी है भी वो भी बेहद निराश है। बुनकर, टेक्सटाइल्स, हीरे जवाहरात, स्टॉक मार्केट में करोड़ों नौकरियां मंदी की मार में ध्वस्त हो चुकी है। जाहिर है नई सरकार को नौकरियों के सृजन को तवज्जो देनी पड़ेगी। चौथी बड़ी चुनौती, सूखा। चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को रिझाने के लिए तरह तरह के दावे करने वाले नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा किसान ही लेंगे। देश में कृषि विकास दर 4% के आंकड़े को कभी छू नहीं पाई, जबकि मोदी के गुजरात में कृषि विकास का पहिया 10% के आंकड़े को छू रहा है। उत्पादन की जगह पर ही फैक्ट्री लगाकर किसानों को मुनाफा देने और पलायन को रोकने की परीक्षा भी नई सरकार को देनी होगी। किसानों के लिए सब्सिडी समेत कल्याणकारी योजनाओं पर भी मोदी को मोर्चा संभालना होगा। पांचवी बड़ी चुनौती, आंतरिक राजनीति। एग्जिट पोल में भले ही अब की बार मोदी सरकार नजर आ रही है, लेकिन मोदी के लिए बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और गठबंधन की चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। अपनी हर नाकामी के लिए गठबंधन की मजबूरियों को गिनाने वाली मनमोहन सरकार से युवाओं और आम लोगों में सबसे ज्यादा निराशा है। मोदी कहते रहे हैं कि सीएम और पीएम की टीम देश को आगे बढ़ाएगी, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं की महत्वाकांक्षा और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति मोदी को ऐसा करने देगी, इस पे संदेह होना लाजमी है, क्योंकि गुजरात में मोदी ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर नीतियों को अंतिम रूप देते आए हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलना मोदी के स्वभाव में नहीं है। लिहाजा गणतंत्र के ज्वलंत सवाल पार्टी की अंदरूनी राजनीति और गठबंधन के गणित में न उलझने पाए, इसका भी हल ढूंढना होगा मोदी को। इस समय दिल्ली से ऋषिकेश कुमार। चलिए मान लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं वैसा ही होने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार बनाने वाले हैं, प्रधानमंत्री वो बनने वाले हैं, लेकिन क्या ये उनके लिए कांटों भरा ताज होने वाला है? क्योंकि उन्होंने
उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। लोगों को यह लग रहा है कि वाकई उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन क्या ये अच्छे दिन लाना लोगों के लिए, उनके लिए इतना आसान होने वाला है? इकोनॉमिक स्लोडाउन एज इट इज उधर है। पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स ये कह चुके हैं कि जिस तरह का बैगेज छोड़कर जाने वाली है ये गवर्नमेंट, वो बहुत मुश्किल होने वाला है दूसरी गवर्नमेंट के लिए जो अब इनकम्बेंट होगी। क्या ये पहले से ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है उन जस्टिफिकेशंस के लिए जो बाद में दिए जाएंगे कि बहुत ही चरमराई हुई स्थिति थी, अब इससे बेहतर हम क्या करते? या वाकई कुछ है, कुछ जादू है और वो जादू नजर आएगा? विभाकर साहब, ये सबसे बड़ी चुनौती तो देश को आर्थिक संकट से उबारने की है। कैसे होगा ये? सूखा कहा जा रहा है कि इस बार मानसून भी उतना मेहरबान नहीं रहने वाला है। नहीं, ये निश्चित तौर से ये चुनौतियां हैं, लेकिन मुझको जो लगता है कि वो सबसे पहले, और मेरे ख्याल से कायदे से ये होना चाहिए, सरकार को सच बताना चाहिए जनता को कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, कहां पे क्या गलतियां हैं। अब दोषारोपण की बात नहीं, बिल्कुल आपको वस्तु स्थिति क्या है और ये कितनी बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन ये रास्ता उसके साथ साथ बताना है कि हम ये कैसे करेंगे। आपने जैसे कहा महंगाई बढ़ने वाली है, हर तरीके से बढ़ने वाली है, उस पर आप रुकावट अभी लगा नहीं सकते हैं। जो स्थिति है मौजूदा और जिस तरीके की सब्सिडी का बर्डन आपके पास आने जा रहा है, जो स्कीम्स, जो राइट्स आप देके जा रहे हैं, उसकी वजह से इनके पास उन चीजों की दिक्कत होगी। दूसरी बड़ी चीज होती है कि अगर आप ये कहते हो कि हमें नौकरियां देनी है, चूंकि नौकरियां नहीं रही हैं, तो आपको बड़े पैमाने पे आपको इन्वेस्टमेंट यहां पे लाना होगा, जो कि न सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात होती है, बल्कि आपको अपनी कंपनीज, डोमेस्टिक जो इंडियन कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, उनमें वो विश्वास दिलाना है। और उसके लिए पहले यह जरूर कहा जाता है कि 1991 के बाद लाइसेंस राज पर लेकिन मेरे ख्याल से जो जिस तरह की पहले बताना होगा कि तस्वीर क्या है, मेरे ख्याल से तस्वीर, फैसल आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन एक सवाल के साथ कि तस्वीर तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है, क्योंकि डाटा जो है वो लगातार आता है। अब ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, शायद आपके इंटरव्यू में भी उन्होंने ये कहा था कि 100 दिन की जो बात करते हैं कि 100 दिन में क्या कर देंगे, 100 दिन कहते कहते मनमोहन सिंह सरकार ने महंगाई खत्म कर देंगे 5 साल गुजार दिए। और 100 दिन की बात सिर्फ मीडिया के लिए होती है, जनता के लिए पूरे 5 साल का एजेंडा होता है। लेकिन जनता में इस वक्त जितनी उम्मीद है और जितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है, इंतजार करेगी 5 साल के लिए कि 100 दिन में चाहेगी। देखिए अलका, एक बात समझ ली कि अभी दिनेश कह रहे थे कांटों का ताज तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात बहुत साफ दिख रही है कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। मनमोहन सिंह को, मोदी जी को बहुत संभल के चलना होगा और इस बात को वो समझते हैं। जितनी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन जब इंटरव्यूज में, जब वो प्लेटफॉर्म पे होते थे, पब्लिक डायस पे होते थे, तो कुछ बातें करते थे, लेकिन जब उनका इंटरव्यू होता है 1-on-1, तो वो इस बात को समझते हैं। और इसीलिए कभी भी उनको, जब हमने टाइम फ्रेम में बांधने की कोशिश की 2-3 इशू पे, जैसे एक इशू था कि काला धन भारत लाना, तो उसका जवाब उन्होंने बहुत सफाई से दिया कि यह संभव नहीं है कि हम टाइम फ्रेम में, लेकिन कमिटमेंट दिखाएंगे। उसके बाद 2 बड़ी चीजें हैं अलका, ये समझ लीजिए कि जिसपे इनको साबित करना है अपने आप को, एक डेवलपमेंट और दूसरी अर्थव्यवस्था। दोनों चीजें जैसा विभाकर बता रहे थे कि बहुत आसानी से, तुरंत नहीं जिनको आप बोतल में बंद कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। तीसरी और अहम बात यह समझ लीजिए कि एक चीज जो उनके फेवर में जाती है नरेंद्र मोदी के लिए, कि अपेरेंटली, और जो जैसा उनका कार्यकाल रहा है, कि उनके ऊपर डिसऑनेस्टी का चार्ज नहीं लगता है, उनका डुअर की एक इमेज है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी हम लोगों ने इनहेरिट की है ब्रिटिश राज से, और जो ब्यूरोक्रेटिक एक सेटअप है, जिस तरह से काम चलता है, उसको कितना वो ऑयल कर पाएंगे, कितनी तेजी से काम कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। तो 5 साल में तुरंत कुछ कर पाएंगे? मुझे लगता है कि 100 दिन में वो एजेंडा जरूर सेट कर देंगे, बॉल जो है वो रोलिंग हो जाएगा, लेकिन कितना डिलीवर कर पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब इंतजार करने के मूड में कौन है, वही सवाल है ना। अब ये आम आदमी पार्टी जब आई, मुझे तो लगता है 10-15 दिन में ये पूछने लगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा था कर देंगे, आप तो सब्सिडी लेके बेचेंगे। इसलिए दिनेश, मुझे इसीलिए लग रहा है कि आशाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं, अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोग तुरंत अपने ये करेंगे कि कुछ फायदा हो। इसका जवाब आइए अरविंद से ले लें, क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी हैं। क्या कोई जादू है जो हो जाएगा? देखिए, जादू किसी के पास नहीं, मिरेकल ना तो उन्होंने प्रॉमिस किया और ना जनता को एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन जिस स्थिति में आज हमारी अर्थव्यवस्था है, रास्ता है, समस्या है, ये मुश्किल डगर है, चैलेंज एक एक करके अगर आप देखिए, महंगाई, मेरा मानना है अगर आप रिजर्व बैंक का डेटा देखिए तो महंगाई के 3 बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूल इन्फ्लेशन, पेट्रोल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा एग्रीकल्चरल प्राइसेस। एग्रीकल्चरल प्राइसेस के लिए आज आपके पास ढांचा नहीं, ढांचा सरकार ने पिछले 10 साल में क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए चाहिए थे इस देश को, ताकि आप वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स लाइन इत्यादि बना दें। अगर आप ये कर देते तो एडवांटेज आपका क्या होता, आपका हर साल 1 ट्रिलियन रुपीज के, बिलियन की बात नहीं कर रहा, 1 ट्रिलियन रुपीज के बराबर अनाज, फल, सब्जियां सड़ जाते हैं।
अगर आप इसको प्लग कर दें 70,000, आप शायद संभावना है 1 लाख करोड़ चाहिए इस देश के लिए, मुश्किल नहीं है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वाइट करें, हम क्योंकि ब्लूप्रिंट नहीं बना पाए तो ना तो विदेशी इन्वेस्टर को हमने अलाउ किया, ना देश के इन्वेस्टर को अलाउ किया। अगर सिर्फ आप यहां से, जिसको हम सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की बात करते हैं, पिछले 2001 से लेकर के 4, 5, 6, 7, 8 में कभी आ जाना चाहिए था, नहीं आया। 10 साल में ये नहीं आ पाया। आज अगर हम इसको ले आए, और मुझे लगता है उसकी आसान शुरुआत आप सिर्फ ये जो लॉजिस्टिक लाइन इत्यादि है, इससे आपको भविष्य रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप महंगाई को तुरंत इंपैक्ट कर सकते हैं यदि आप फ्यूल प्राइसेस की जो सब्सिडी सरकार ने नहीं दी, पिछले 2008 से लेकर आज तक आप लगभग 4 लाख करोड़ की सब्सिडी कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रहे हैं, तमाम तरीके के टैक्सेस कम करके। उसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। इस देश में कोई मेल्टडाउन नहीं हुआ। एक मिनट कंप्लीट कर लेने दे मुझे। मेल्टडाउन नहीं था, उसके बाद भी आपने 4,80,000 करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट को दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत किस बात की थी? आम आदमी को मात्र 25,000 करोड़, अगर आप फ्यूल इन्फ्लेशन को चेक कर लेते तो करीब 24% का इंपैक्ट है हिंदुस्तान की महंगाई पर। उसको आप इमीडिएटली इंपैक्ट कर सकते हैं। यह सरकार इस तरीके के तो चीजें ला सकती है, लेकिन बाकी आप ये सोचें कि महंगाई, मुझे लगता है कि आप उसका दिशा परिवर्तन देख सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए आपने रिफॉर्म्स की बातें कर दी और फिर एक तरह सब्सिडी की बात भी कर दी। नहीं, लेकिन जो सब्सिडी आपको इमीडिएट, देखिए हम ऑलरेडी सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी का मतलब ये नहीं है, सब्सिडी आपका प्लान नहीं हो सकता, लेकिन इमीडिएट रिलीफ अगर आप 4,80,000 करोड़ के बजाय उसको कम करके 25,000 करोड़ की सब्सिडी आम आदमी को देंगे तो क्यों? इंडस्ट्री की सब्सिडी आप कहते हैं वहां कम कर देना चाहिए। देखिए वहां आप ना भी कम करें, लेकिन ये 25,000 करोड़ रुपए, ये हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां 15 लाख करोड़ का बजट लाते हैं। 25,000 करोड़ अगर 6 महीने, साल भर अगर आपको महंगाई कंटेन करने के लिए देना पड़ता है, मुझे लगता है उसका जस्टिफिकेशन बनता है। साथ में आपको उसका प्लान तैयार करना पड़ेगा कि बिना इस सब्सिडी ग्रेजुअली आप इसको विड्रॉ करके हिंदुस्तान में बिना सब्सिडी के इन्फ्लेशन चेक कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल डिटेल में जो अरविंद ने बताया कि किस किस तरह किया जा सकता है, लेकिन फैसला ये कहते हैं कि टाइम फ्रेम कहते हैं नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस वक्त बेसब्री इतनी है, आपको लगता है कि अगर उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो उन्हें एक टाइम फ्रेम, एक रफ ये देना होगा कि देखो हम इतने समय में ये कर देंगे, उसके बाद इतने समय में ये कर देंगे। एक ब्लूप्रिंट, उनको एक प्लान बना के तो देना ही होगा। अलका जी, एक चीज मैं ऐड कर दूं, जिस तरह के एग्जिट पोल्स इंडिकेट कर रहे हैं, ये सरकार एक होप के बेसिस पे आ रही है। लोगों को इस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इट इज राइडिंग अ होप वेव। तो वो होप जैसे ही सरकार बनेगी, लोग उसको रियलाइज होते देखना चाहेंगे, और उसका क्या हश्र होता है ये हमने आम आदमी पार्टी के जमाने में देख लिया। लोग हर दिन कुछ उम्मीद करते थे कि कुछ होगा नया, कुछ रिलीफ मिलेगी, कुछ हमें मिलेगा, हाथ में आएगा। तो वो चीज मोदी जी को बहुत मुश्किल उनके सामने खड़ी करेगी, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हमारी अभी हैं इकोनॉमी के, वो थोड़ा सा चरमराए हुए हैं। उसको संभालने में उनको समय लगेगा। दूसरा, गुजरात में उन्होंने डिलीवर किया है। वी शुड कीप दिस इन माइंड कि गुजरात ने बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स उनको शुरू से दिए। गुजरात वाज ऑलरेडी इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग स्टेट। हम अभी अगर बिजली पावर सेक्टर की बात करें, गुजरात में जितने भी पावर प्लांट्स आज जनरेट कर रहे हैं, वो कमीशन हुए थे 70 और 80 के दशक में, जबकि मोदी जी का नाम नहीं था, सरकारें थी कांग्रेस की वहां पे। लेकिन यहां हमने बाकी स्टेट्स में देखे पावर जनरेशन कहां हमने ऐड किया है। पूर्णिमा जी, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनको भी शामिल कर लें। अहमदाबाद से डॉक्टर हेमल भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना स्टूडियो से नवल शर्मा, जेडीयू के नेता, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। अब मुंबई से नरेंद्र वर्मा, एनसीपी लीडर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं एनसीपी के, वो जुड़ रहे हैं। और लखनऊ से अशोक देव साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ अब इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बाहर मेहमानों के पास जाएं, आइए यहां जल्दी से इस चर्चा को एक बार यहां घुमा लें। अदिति जी, ये तो क्या ये माना जाए, और दूसरे ये भी कि कहा यह जा रहा है कि अब आप होप्स देकर आ रहे हो, तो क्या जहां 5 और 6 साल जनता ने इंतजार किया है, कुछ और इंतजार के मूड में वो होगी, या फिर होप पर अगर वोट दिया है तो अब एक एक महीने आपसे पूछा जाएगा आपने क्या किया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक एक महीने पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। मुझे लगता है कि आगे अगले 18 महीने में मोदी जी को बहुत ही लोग बहुत ही प्रेम से पेश आएंगे, बहुत ही कोमलता से उनसे बात करेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बड़े ही अच्छे मूड में होंगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा उनका। पूरे विश्व में ये रहेगा कि भाई ये आदमी एक तरह से कुछ करके दिखाने के लिए आया है, तो कुछ बहुत रियायती सभी लोग उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे। चलिए हम डॉक्टर भट्ट के पास चलते हैं। डॉक्टर भट्ट, अभी हमने देखा जो दिल्ली में जो नतीजा है,
एक तरह से उम्मीद की वेव जो थी उस वक्त थी, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का सरप्राइजिंग प्रदर्शन किया, और अभी यहां माना जा रहा है कि होप की एक वेव है। नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, वो चेहरा उस उम्मीद का है जो लोगों को है कि हमें 10 साल के पुअर गवर्नेंस से मुक्ति दिलाएगी और हमारे सपनों को पूरा करेंगी, जॉब्स होंगे और महंगाई नहीं होगी, होम लोन सस्ता हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप ये बताइए कि आप मानते हैं कि कांटों भरा ताज है, और क्या आप ये मानते हैं कि लोगों की जो उम्मीद है, लोग इंतजार करेंगे? कितना इंतजार करेंगे? नहीं, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से गुजरात की नाते होने के लिए बताता हूं कि गुजरात में नरेंद्र भाई ने ये प्रूव करके दिखाया। जब वो चीफ मिनिस्टर बने यहां गुजरात में, तो एक तो 2001 का अर्थक्वेक था जहां 10,000 लोग मारे गए थे और पूरा गुजरात मौत की चादर ओढ़े सोया था, और दूसरा क्विक सक्सेशन में 2002 के फिर अनफॉर्चुनेट राइट्स हुए। तो सभी जैसे इन्वेस्टमेंट जो यहाँ का था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। सभी लोग ये कह रहे थे कि गुजरात की इकोनॉमी अभी उसको बैठने में काफी सारा समय लगेगा, 5-10 साल निकल जाएंगे, लेकिन within 2 or 3 years there was a turn around only because there was a strong leadership। ये बहुत अहम बात ये है कि बहुत मजबूत नेतृत्व और बहुत क्लियर कट आइडियाज नरेंद्र भाई के विजन में है, और यही गुजरात में काफी सारा उसको फायदा हुआ है। जैसे अभी मैंने सुना मैडम जी बात कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी में गुजरात में जैसे कोई ऐसे बहुत ज्यादा मायने नहीं हुए काम के। मैं बताऊं 8,000 मेगावाट जहां इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने नक्शल में कहा कि अगर स्ट्रांग लीडरशिप होगी तो अपने आप में बहुत सारी समस्याओं का जवाब हो जाती है, लेकिन स्ट्रांग लीडरशिप भी अगर जगदीश साहब टाइम फ्रेम में टारगेट्स को ना बांधे तो क्या ये दिखाता है कि वो भी इसको कम से कम आम आदमी पार्टी वाला जोखिम कि हम 20 दिन में जन लोकपाल ले आएंगे, इतने दिनों में ये कर देंगे, वो करने के लिए वो तैयार नहीं? देखिए, मोदी जी के साथ प्लस पॉइंट है कुछ इस मामले में। स्ट्रांग लीडरशिप तो है अपनी जगह, लेकिन मोदी जी के साथ जो प्लस पॉइंट है, जो पहला प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरह के प्रेशर दूसरे लीडर्स को, यानी मनमोहन सिंह जी को यूपीए के मुखिया के नाते झेलने पड़े, उस तरह के प्रेशर नरेंद्र मोदी पर नहीं होने वाले। क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, और मोदी इसी के लिए जाने भी जाते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। और जो बीच में जो माने बिचौलियों का जो दखल होता है आमतौर पे शासन की जो प्रक्रिया है उसमें, तो गुजरात में ये सब लोग जो हम सब पत्रकार हैं जाकर आए, हमने देखा है कि वो सब वहां नहीं होता। तो ये अगर ये दो बड़ी चीजें होने से डिसीजन जल्दी होंगे, और नेचुरली कुछ इनोवेटिव वो करना पड़ेगा उन्हें, और करेंगे। गुजरात में उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता, जैसा अदिति जी ने कहा, मैं भी ये समझता हूं कि एक अच्छा भाव से लोग उनको देखना चाहेंगे, क्योंकि उनको लोग ला इसलिए रहे कि मनमोहन सिंह के कमजोर नेतृत्व के मुकाबले एक मजबूत नेतृत्व उनको चाहिए। चलिए, जेडीयू ने तो हमारे साथ, इसलिए मुझे लगता है कि लोग थोड़ा उनको उस तरह की रियायत देंगे। आम आदमी पार्टी ने तो लोगों की भावनाएं ऐसी जनरेट कर दी कि नेचुरली लोगों को तो उनसे मांगना ही था कि भाई हमें दो। उन्होंने तो आसमान से तारे तोड़ लाने की बात की थी, नतीजा उनको भोगना पड़ा। तो मुझे लगता है उस तरह की कोई बात नहीं। तो उपासना जी यहाँ पर भी ज्यादा है, पर वहां लोग तो इंतजार कर ही रहे थे। ये बीच में छोड़ के चले गए 49 दिन में। शायद लोग इंतजार करते और अगर वो ज्यादा समय तक रह पाते। लेकिन नवल शर्मा हमारे साथ जेडीयू के नेता जुड़े हुए हैं। नवल जी, ये बताएं कि आपका तो 17 साल का साथ रहा बीजेपी के साथ, अब नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो एक छवि है वो विकास पुरुष की है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और एक, जैसा अभी डॉक्टर भट्ट कह रहे थे कि एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए डिसीजन लेने के लिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे जाता है तो फंक्शनिंग ऐसी होती है कि उससे रिलेटेड, वो इंडस्ट्री अगर लगनी है तो उससे रिलेटेड सभी लोग जो हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। हर चीज पे, हर पॉइंट पे यस और नो तभी हो जाता है और सारे डिसीजन तभी ले ली जाते हैं। वन विंडो सिस्टम होता है, महीनों महीनों तक अधिकारियों के और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो ऐसे में तो आप क्या कहेंगे? आपको भी उम्मीद तो है कहीं कि चलिए आप उनके साथ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है विकास पुरुष की, वो देश को तो आगे ले जाएगी। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बातों से सविनय इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इसलिए कि पहली बात तो यह कि मैं नरेंद्र मोदी जी को विकास पुरुष नहीं मानता हूं। दूसरी बात यह कि अभी यह चर्चा करने का समय नहीं आया है कि नरेंद्र मोदी देश के सम्मुख उभरती समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। इन बातों पर फैसला 16 मई के बाद हम लोग विचार करेंगे कि नरेंद्र मोदी महंगाई से कैसे निपटेंगे,
कैसे देश में रोजगार का सृजन करेंगे। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवा वर्ग के मन में जो आशाएं जगाई हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में मैं यह केवल कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का पिछला इतिहास यह बताता है कि जहां तक आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन का प्रश्न है, कांग्रेस से अलग अभी तक वो कोई वैकल्पिक नीति पेश करने में असफल रही है। तो जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चलिए आप भविष्य की बात नहीं करना चाहते, आप ये तो मानेंगे कि हाँ उन्होंने गुजरात की शक्ल बदल दी, वहां जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है 10%, वो जो नेशनल एवरेज है 4, उससे बहुत ज्यादा है, और बाकी भी चीजों में जो जीडीपी है वो भी 10% है। तो आप देखिए कि वो दूसरी चीजों में गुजरात की जब शक्ल बदली है, वो तो एक इतिहास है, वो तो आप मानेंगे। यहां पर दो बात है। पहली बात तो यह कि आप एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट को तो बता रही हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के विकास का जो मानवीय पहलू है उसको आप उपेक्षित कर दे रही हैं। गुजरात में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यह आप देशवासियों को नहीं बता रही हैं। दूसरी बात, यशवंत सिन्हा जब देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, नवल साहब, आप किसी के काम को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, आपको उसकी तुलना करनी होगी, और जब आप दूसरों से उसकी तुलना करते हैं और अगर उसको बेहतर पाते हैं तो कई बार उदारता इसी में दिखाई देती है कि आप विरोधी के भी अच्छे काम की तारीफ करें। लेकिन विभाकर साहब, सब लोग बात असल में ये कर रहे हैं कि एक, अगर आप स्ट्रांग लीडरशिप देना चाह रहे हैं, क्विक डिसीजंस आप लेंगे, तो बड़ा फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन होता है कि कहां पर आप चीजों को बुलडोज कर रहे हैं और कहां पर आप स्ट्रांग लीडरशिप के साथ चीजों को करवा रहे हैं। अब अगर आप ये सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड अभी इसलिए दिखा रहे हैं, आप पहले के मुकाबले एक ज्यादा सुथरे और संभले और मुलायम दिखाई दे रहे हैं, तो असल में उसके पीछे आपके स्टेट्समैन जैसी एक छवि प्रोजेक्ट करना भी है। क्या उस स्ट्रांग लीडरशिप और वैसे क्विक डिसीजन के साथ आप ये वाली इमेज भी कैरी कर पाएंगे जो अब आप चाहते हैं कि बने? देखिए, मेरे ख्याल से स्ट्रांग लीडरशिप का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपनी बातों को बुलडोज करें। स्ट्रांग लीडरशिप का सिर्फ है कि ये जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है हमारे देश की, आप क्विक डिसीजन मेकिंग की बात होती है। ये जो पिछले जो 5 साल, खासकर अगर मैं पुराने 5 साल को भूल भी जाऊं, 2004 से 9 तक का, एक जो सबसे बड़ी पीड़ा रही है इस देश के हर एक लोगों को कि फैसले होते ही नहीं थे। एक हमने सिनेमा देखा था, एक रुका हुआ फैसला, वो ये एक रुका हुआ फैसला ही है कि यहां पे कभी कुछ फैसले नहीं हुए। मेरी बात आपने पिछली बार बीच में रोक दी थी। मैं ये कह रहा था कि जब लिबरलाइजेशन का दौर आया था तो यही चीज कही गई थी। ये हम लोग को अच्छा लगा था कि लाइसेंस परमिट राज का अंत हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली 2000 जब से ये सरकार आई यूपीए की, यहां पे दूसरे तरीके से लाइसेंस परमिट का आपने वो पूरा का पूरा हिसाब किताब कर दिया, तो फाइलें बनती गई, फैसले नहीं हुए। दूसरी जो अहम बात है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, सबसे बड़ी चीज है कि उसको राज्यों को साथ लेके चलना हो। आप विकास राज्यों के भीतर करेंगे। अगर आप जॉब का क्रिएशन करते हैं वो स्टेट्स में होता है। अगर पावर, आपको पता है कि कितने हजार करोड़ के पावर प्रोजेक्ट, जो कैपेसिटी है 50,000 प्लस मेगावाट के कैपेसिटी के जो पावर प्रोजेक्ट्स है, बीच में रुके हुए हैं कुछ फैसलों की वजह से। बहुत सारे ऐसे माइंस एंड मिनरल्स जैसे आपके प्रोजेक्ट्स करने के, वो सिर्फ फाइल में फैसला नहीं लेना चाहते ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि उनके माथे पे कोई चीज आ नहीं जाए, दाग नहीं लग जाए। तो वैसी जहां पे संभावनाएं जो आपने पैदा की हैं, उसको अगर दूर करने का, उसको करेक्टिव मेजर्स लेके अगर वो फैसले करते हैं, तो मुझको यकीन है, कोई भी हो, कोई भी नेता, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, मुझको भी आप बैठा दें, मैं वो डिसीजन लेके बता सकता हूं। मुझको पता है कि ये फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं, किस चीज का डर है। आपको वो एज अ लीडर, कि हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी ना बैठ जाए। नहीं, मैं कह रहा हूं एज द प्राइम मिनिस्टर, आप यहां के 125 बिलियन लोगों के होप्स को, उसके आप लीडर है। आपको वो डर नहीं होना चाहिए, आपको वो विश्वास होना चाहिए। आप जब कह रहे हैं तो आपके अंदर के मंत्री और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आपके बात का यकीन होना चाहिए। अगर वो आप करते हैं, फैसले होंगे, काम होगा। चलिए, नरेंद्र वर्मा हमारे साथ एनसीपी के नेता जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, ये बताएं कि अब ये एग्जिट पोल तो सब दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, और अब जब उम्मीद की जा सकती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो नरेंद्र मोदी की ही सरकार से होगी, जाहिर है। तो गुजरात की जो तस्वीर हम देखते हैं और नरेंद्र मोदी का अब जो एक डिटर्मिनेशन देखते हैं, जो उम्मीद उन्होंने लोगों को जगाई है, कह सकते हैं हम कि हाँ, आगे आने वाले समय में उनका जो एक अपने आप को पेश करने का तरीका होगा, वो शायद ज्यादा क्लोज हो वाजपेयी जी के, जिस तरह वो फर्म थे, सॉफ्ट भी थे लेकिन फर्म थे, डिसीजन लेते थे। ये पूरी चर्चा के दो पहलू हैं। पहला पहलू एग्जिट पोल जो कल आया है, उस एग्जिट पोल से हम सहमत इसलिए नहीं हैं
कि एग्जिट पोल 2004 और 9 का आपने सबने देखा, जो पूरी तरह से विफल हुआ। इसका दूसरा पहलू यह है कि पूरे प्रचार में नरेंद्र मोदी जी ने मंच से 450, 450 जो सभाएं उन्होंने संबोधित की है, उसमें उन्होंने सपने बेचे हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बेचे थे। और वो सपने कैसे पूरे करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात का रहा है, उन्होंने आज तक गुजरात में जो 14 साल सरकार चलाई है, वो अपनी ताकत पे, यानी गुजरात की पूरी बीजेपी के एमएलए उनके साथ थे, और उनमें जो विकास दर उनका आज है वो 9 से 10% है। और यानी कि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त जो विकास दर गुजरात की थी वो 16 से 17% थी। तो अगर नरेंद्र मोदी केंद्र में आते हैं और अगर इकोनॉमी को ताकतवर बनाना है, तो मैं आपको कहता हूं कि यहां हमारे सहयोगी विभाकर बैठे हुए हैं और नरेंद्र साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री थे नरेंद्र साहब, आपको आवाज मिल रही है? और 2002 नरेंद्र जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। नरेंद्र जी, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है। 1 सेकंड के लिए हम गुजरात को छोड़ देते हैं। मोदी जी ने वहां पे बहुत कुछ नहीं किया, मान लेते हैं। मेरा एक सीधा सा बुनियादी सा प्रश्न है। आप सत्ता के भागीदार यहां पे रहे हैं 10 साल, और आप महाराष्ट्र में भी सत्ता में काबिज हैं पिछले 10 साल से, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही। आप ये बता दें कि आपके सत्ता में होने पर यहां पे ये काम क्यों नहीं हुआ? ये निराशा और ये उम्मीद लोगों को क्यों जगी? ये हताशा क्यों पैदा हुई? अगर आपने हताशा नहीं पैदा किया होता तो ये जो आप कहते हैं कि उम्मीद का जो उन्होंने गुब्बारा बनाया, या उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सपने बेचे, सपना देखता ही नहीं आदमी। आपने सपने देखने के लिए लोगों को मजबूर किया। जवाब ले लीजिए जी। मुझे थोड़ा समय दे, अगर आप मेरा जवाब चाहते हैं तो थोड़ा मुझे समय दे। चलो हम मान लेते हैं गुजरात मॉडल, गुजरात में विकास हुआ, तो ये विकास दर 17 से 9 और 10 पे क्यों आई? एक, जहां हम केंद्र की बात करते हैं, केंद्र में हम 10 साल रहे और वहां पर हम कृषि का एक उदाहरण ले। अगर हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, कृषि में हमें आपको बताऊं कि इस देश में 263 मिलियन टन पूरे सेक्टर है। सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा रिकॉर्ड उत्पादन इसके पहले कभी नहीं ग्रोथ हुई है। और कृषि की ग्रोथ रेट आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है 1.8% है। हिंदुस्तान में कृषि की ग्रोथ रेट आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है 1.8% है, और पूरे 10 साल में 2.8% है। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हो गया। 2007 में 2,32 मिलियन टन उत्पादन है, आज भी तो उतना ही है, बढ़ा ही नहीं पाया। तो आप ये कृषि तो सबसे आप आपका रिकॉर्ड चेक कर ले। आपने बिल्कुल गलत एग्जाम्पल ले लिया, कुछ और एग्जाम्पल लीजिए। जी, आप नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आज का जो रिकॉर्ड है, हमारा जो क्रॉप्स है, वो 263 मिलियन टन का उत्पादन, इतना उत्पादन इसके पहले कभी नहीं हुआ। एक बात। दूसरा, हमारे यहां जो हमारे इकोनॉमी को ताकत के लिए जो परकीय चलन, जो फॉरेन करेंसी आती है, एनडीए के समय पर 85,000 करोड़ की फॉरेन करेंसी आती थी। अरे बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। और लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले ही कृषि मंत्री ये बता दिया करते थे कि अब चीनी भी महंगे होने वाली है, और ये भी कहा करते थे कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे क्या पता महंगाई कब कम होगी। लेकिन अशोक देव साहब के पास चलेंगे। असल में हम बात कर रहे हैं उम्मीदों को जगाना और फिर उन पर खरा उतरना। असल में इसके बीच में जो फर्क रह जाता है, 225 सीट्स देकर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाया गया था। क्या इस फर्क को समाजवादी पार्टी भी समझती है? उनके पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज रात कुछ गुंडे आए, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे हाथ पांव तोड़ दिए और सीने में खंजर मार के मेरी हत्या कर दी। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान,
समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी ज़बान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। मुर्दा लहू मुंह से बोलेगा, हर मुजरिम राज भूलेगा, साए भी उगलेंगे सुराग, कातिल होगा बेनकाब, जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। हम समय हैं, समय सियासत है, पक्ष है, विपक्ष है, गठजोड़ है, बगावत है। समय का खेल है, विचरण है, मेल है। समय स्वतंत्रता है, समय रफ्तार, समय की उड़ान, समय व्यापार है, समय विज्ञान, समय की बस्ती है, समय का गांव है, समय का महानगर है, समय का हर घर है। समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है। समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय हैं, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। आप देख रहे हैं राजपथ, और इस वक्त हम चर्चा के उस पड़ाव पर हैं जहां हम ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो उम्मीदें जगाई हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छाई डिलीवर करने में उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, ये कितना मुश्किल होने वाला है या कितना आसान है उनके लिए। और इसी चर्चा को अब ले जाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अशोक देव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक देव साहब, लैपटॉप में पीछे लिखा हुआ वो एक नारा भी हम देखते हैं जिसमें आप लोग लिखते हैं, पूरे होते वादे। वादे करना और एग्जैक्टली उनको उतने ही टाइम फ्रेम में वैसा ही डिलीवर कर पाना, आप लोगों को भी एक बड़ा मैंडेट देकर यहां पर कुर्सी में पहुंचाया है लोगों ने। आप क्या समझते हैं, इसमें चुनौतियां क्या आती हैं और क्या नरेंद्र मोदी भी उन मुश्किलों से मुकाबिल होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब 2 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो स्थिति बहुत खराब थी, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसानों का हो, चाहे महिलाओं का हो। उत्तर प्रदेश के जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां का चार्ज लिया था तो इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया था, जो कि शुरू हो गया है। 40,000 से लेकर 1 लाख तक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बाकी जो है 3 साल में 2 लाख रोजगार दिया जाएगा। जिनको रोजगार हम अब तक नहीं दे पाए थे उनको हम बेरोजगारी भत्ता दिए।
लेकिन क्या जो ये लोग कह रहे थे, गुजरात में बार बार रोजगार की बात करते हैं, क्या वो बेरोजगारों को रोजगार दिए या बेरोजगारी भत्ता दिए? वहां तो 20 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, 12 साल में उनकी रोजगार वृद्धि 0% रही है। रह गई बात महिलाओं के लिए, बहुत बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। बहुत अच्छी योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है, शायद देश में कहीं नहीं चल रही है, 1090। हमने महिलाओं को सुरक्षित किया उत्तर प्रदेश में, उनकी शिक्षा के लिए भी हमने देखा है। देखिए, एक समुदाय यहां था अल्पसंख्यक, 37% वहां की लड़कियां केवल पढ़ी लिखी थी, उनको भी हम बढ़ाने के लिए हमने योजनाएं चलाई। लेकिन क्या गुजरात में ऐसा चला? क्या असल में हम ये कंपैरिजन नहीं चाह रहे थे सुखदेव साहब, हम ये कह रहे थे कि एक चुनी हुई सरकार के लिए उम्मीदों पर ऐन खरा उतरना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है? इच्छा शक्ति मजबूत हो, दृढ़ हो, तो बिल्कुल आसान होता है। हम काम कर रहे हैं, 2 साल में हमने करके दिखा दिया। चलिए, होता यही है कि जब भी कोई सरकार आती है वो कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार जाते जाते तक ये कहेगी कि देखिए हम मनरेगा लाए, हम राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए, हमने महिलाओं को एम्पावर किया, वो तो कहते ही हैं। लेकिन अदिति जी, ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक राज्य में चैलेंज कम होता है चीजों को करने के लिए, और गुजरात जैसे राज्य में जहां के बारे में माना जाता है कि वहां की जो अपनी साइकी है, वहां की जो जनता है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसीलिए जब वो गुजराती बाहर जाता है तो बाहर जाकर एक नाम चल जाता है, पटेल इकोनॉमी कहा जाता है, वो सोच बिल्कुल अलग है। लेकिन जब आप देश को संभालते हैं, और देश ऐसी स्थिति में, आप कहते हैं बहुत खराब स्थिति में, हम जानते हैं सारे आंकड़े हमारे पास है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वगैरह वगैरह, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है और किन चैलेंज को आपको लगता है इसमें सबसे पहले एड्रेस करना होगा मोदी को? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो मुझे लगता है कि 2004 से 2009 के कार्यकाल में यूपीए ने बहुत कुछ कर दिखाया, लेकिन 2009 के बाद जो कार्यकाल था उसमें पहले 2 साल इसी जद्दोजहद में चले गए कि स्कैम फला हुआ, स्कैम ये हुआ, वो हुआ, दुनिया भर का आप उससे जूझते रहे। मोदी जी के सामने भी यही चुनौती है कि आप पहले 18 महीने में, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे गुजरेंगे क्योंकि लोग आपको ढील दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ठीक है आप अपना काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, तो उस तरह अगर आप उसको गंवा देंगे तो फिर आगे जाके रिकवरी बहुत मुश्किल है। ये जो आप 18 महीने दे रही, क्या अरविंद इससे सहमत है? क्या 18 महीने तक इंतजार के लोग मूड में हैं? देखिए, लोगों ने मोदी सरकार को अगर वो बनती है तो 5 साल का समय दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी को 2 पार्टनरशिप्स क्रिएट करनी पड़ेगी। पहली पार्टनरशिप जिसकी अक्सर चर्चा होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हिंदुस्तान में आज वो कैसे, देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टेट लेवल पर होगी, इस स्टेट लेवल पर कैपेसिटी नहीं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, ग्रेजुअली आपको उसको डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। हमने उसकी तैयारी नहीं की। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरी पार्टनरशिप, वो है पब्लिक पार्टनरशिप। स्टेट्स के साथ एक पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने उस बात की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। उन्होंने मैनिफेस्टो में भी ये कहा, अपने भाषण में भी कहते रहे कि सीएम और पीएम ये पार्टनर्स होंगे, ये एक साथ काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जीएसटी से माना जा रहा था कि सिर्फ अगर जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाता तो 2% की ग्रोथ आ जाती, और वो इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो पाया कि स्टेट सेंटर रिलेशनशिप एक क्योस में है, 20 साल से क्योस में, आज तक नहीं कर पाए। अगर ये 2 पार्टनरशिप्स आप क्रिएट कर पाएंगे, एनवायरमेंट चेंज होने लगेगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अब जो समय है, हिंदुस्तान ने फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म 91 में कर दिए, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म सही मायने में आज तक शुरू भी नहीं कर पाए। और यहां पर फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में आपको सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनानी थी, इंडस्ट्री उसको फॉलो करती थी, इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म किया। आज सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे, और वहां पर आपको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। बिना ये 2 पार्टनरशिप्स क्रिएट करे इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल पूर्णिमा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जीएसटी नहीं लागू हो पाया, लगातार हम देखते रहे कि बीजेपी रूल्ड स्टेट इसका विरोध करते रहे, और अब आप जब कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर और जो संघीय ढांचा है उसमें उसका रिगार्ड करते हुए हम सीएम और पीएम को हम बराबर रखेंगे, लेकिन हम ये देखते आए हैं कि जो सेंटर में पार्टी रूल करती हो और दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के रूल स्टेट हो, क्या वो वाकई इतने सौहार्द से साथ में आ जाते हैं? ये तो हमारी पॉलिटिकल रियलिटी है कि सेंटर एंड स्टेट्स अगर डिफरेंट पार्टीज की सरकारें हैं तो उनके संबंध आपस में अच्छे नहीं रहते हैं, और हर सरकार के जमाने में हमने ये देखा है, वो चाहे एनडीए की हो या यूपीए की हो, तो उसमें सडनली बहुत बदलाव हो जाएगा और सबके हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हमें
ये देखना होगा, अगर हो जाता है तो बहुत चमत्कार होगा। बहुत कुछ हम आधार मानकर चल रहे हैं। डॉक्टर हेमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फैसल साहब और अरविंद साहब दोनों के पास चलेंगे, लेकिन बाहर से जो मेहमान है जैसा अलका जी हमेशा जोर देते हैं कि उनको ये न लगे कि वो चर्चा में वाकई बाहरी के तौर पर लिए जा रहे हैं। हेमल साहब, ये सुशील मोदी साहब ने जीएसटी वाली वो कमान भी संभाली, सबको साथ में लेकर एक आम राय बनाने की कोशिश भी हुई। क्या आपको लगता है वो मसले जो फंसे रहे हैं अब इस नए विजन के साथ कि सीएम और पीएम के बीच में वो फर्क नहीं होगा और पार्टनर्स के तौर पर वो ट्रीट किए जाएंगे, आपको लगता है चीजें आदर्श हो जाने वाली हैं, ये व्यवहारिक समस्याएं नहीं आएंगी जो अभी तक आ रही थी? देखिए, हमारे संकल्प पत्र में नरेंद्र भाई ने और भारतीय जनता पार्टी के ये पूरा विजन साफ रहा है कि अपना जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में जो अभी मनमुटाव है, जो भी खटास है, वो नहीं होनी चाहिए। और जितना पीएम का महत्व है उतना ही सीएम का भी महत्व है, क्योंकि स्टेट के काफी सारे पहलू ऐसे हैं जो सिर्फ सीएम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहां की स्टेट कैबिनेट इंप्लीमेंट कर सकती है। और अगर नेशन और स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर एक दूसरों की अपनी जरूरतों के हिसाब से सामंजस्य बना ले तो देश का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। भाई साहब अभी बता रहे थे कि गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट 20 लाख लोग बेरोजगार है, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी प्रोग्राम और प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इंप्लीमेंटेशन तो बात गुजरात से आगे बढ़ गई है। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सीधा सवाल जानना चाहती हूँ। एम्प्लॉयमेंट देखिए, जीएसटी का जो मैं बताता हूँ, देखिए, 4.25 लाख जरूर लाख डॉक्टर भट्ट, एक सवाल में गुजरात में दिया है। चाहती हूँ, आप प्लीज मेरी बात सुनिए कि जब जीएसटी का मामला आया और चीजें बहुत आगे तक बढ़ गई थी इस सरकार में, हमने ये देखा, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी रूल्ड स्टेट से आया। अब आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप जीएसटी लाएंगे तो कांग्रेस रूल्ड या दूसरी पार्टियों के रूल्ड स्टेट आपको सहयोग कर लेंगे? कुछ टेक्निकल हिचीज थे, उसके हिसाब से वो जीएसटी के बारे में जो काफी सारी उस टाइम पे चर्चाएं हुई थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम जीएसटी का अपोज कर रहे हैं। हमने यही कहा है कि अगर जीएसटी आता है और उसमें अगर लचीलापन आता है के हिसाब से मिले तो उसमें कोई दौरा ही नहीं है। देखिए, जीएसटी इसमें फंस गया क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि स्टेट के जो टैक्सेस है पॉलिसी जिससे लगभग 70% ज्यादातर स्टेट्स का टैक्स आता है, ट्रेड टैक्स इत्यादि, ये सब मर्ज होने थे एक्साइज के साथ। और वहां पर यह प्रपोज था कि सारी पावर्स इफेक्टिवली जो फेडरल पावर्स आज है, स्टेट की पावर्स हैं, वो यूनियन को ट्रांसफर हो जाएगी। और उसमें यह प्रोविजन कर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर छोड़ दीजिए, अकेला फाइनेंस मिनिस्टर इतना पावरफुल हो जाएगा जो सारे कलेक्टिविटी, सारे चीफ मिनिस्टर्स की उसको रूल कर सकता है। इस तरीके के संवैधानिक पहलू थे जिसका ध्यान नहीं रखा। लेकिन अमेंडमेंट करने को तो सरकार तैयार हो गई थी ना? नहीं हुई थी। इस बात को समझ ली, हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टेट और सेंट्रल रिलेशनशिप की बात करते हैं। क्या हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं? क्या मोदी जी को इतना मैंडेट होगा कि इसको रीडिफाइन करें? करना पड़ेगा। अगर इसको मुझे लगता है क्या नंबर्स उनके पास उतने होंगे कि रिडिफाइन करें? ये एकेडमिक डिस्कशन के लिए हम लोग बोल दें, ये आसान बात लगती है। लेकिन एक मिनट विभाकर जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक लेवल के होंगे और उनको एक तरह की बात होगी, अभी जब वास्तविकता ये है कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब तो ये दिक्कत है। और जब स्टेट भी इक्वली उसी तरह के पावरफुल हो जाएंगे तो आप किस तरह का राज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की आप सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत ये सारे वो माइनफील्ड्स हैं जिसपे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। बहुत सारी, मैंने कहा ना कि बहुत सारे, जैसे ये बात कर रहे हैं सब्सिडी की, वो एक अनदर माइनफील्ड होगा। इतना आसान नहीं है कि पूरे 65 साल के स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस को आप एकाएक धक्का बता करके एकदम पूरी व्यवस्था परिवर्तन कर दी, ये मुमकिन नहीं है। इसमें बहुत टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। हम निटी-ग्रिटीज के ऊपर नहीं जाते हैं, हम सिर्फ ऊपर स्वीपिंग एक स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा कर कह रहे हैं कि होप्स के बीच में और रियलिटी के बीच में बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है। उस गैप को ब्रिज करना नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं है। नहीं, मैं उस तरफ भी ले जाना चाह रहा हूं जहां हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास संख्या आ रही है, जितनी भी आ रही है, 240 या 272, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ रही है, राज्यसभा में नहीं आ रही है। हमारा जो सिस्टम है, आइए विभाकर साहब और मैं एक छोटा सा इसमें कहता हूं, मेरे ख्याल से हमें डूम्सडे सिनेरियो इलेक्शन के पहले भी हम लोग करते रहे कि कोई सत्ता में आता है तो क्या होगा। नहीं, एक सेकंड मेरी बात कर लीजिए। डूम्सडे सिनेरियो, वो सत्ता में अगर कोई भी काबिज होता तो वो कैसे करेगा? अभी जिस तरफ इशारा किए थे अरविंद साहब ने, यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप जमाने से बहुत खराब है। और ये जो जीएसटी में जो चीज करने की कोशिश की जा रही थी, और इसमें से अधिकांश बीजेपी ही रूल्ड स्टेट्स नहीं,
कांग्रेस रूल्ड स्टेट से भी उस पर ऑब्जेक्शंस रहे हैं, और मैं नाम लेके बता सकता हूं, केरला और आंध्र प्रदेश से इस बारे में सबसे ज्यादा शिकायत आई थी कि हम अपने इस रिसोर्स जो हमारा होता है वही उनका इंटरनल रिसोर्स होता है, हम उसको कैसे शेयर करेंगे। सेंटर का कहना था कि हम उतना, अगर मोदी ये कहते हैं कि ओके ये जो बर्डन आपके पास आ रहा है वो सेंटर देगा, वो उसको वहन करने को तैयार होता है, तो मेरे ख्याल से उस दिशा में आगे बढ़ेगा। आइए अब करना पड़ेगा रैपिड फायर अरविंद साहब, क्योंकि बचे हुए 3 मिनट की बात। आइए सबसे ये समझते हैं नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है। पहले अदिति जी आप। सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है अर्थव्यवस्था को रिस्ट्रक्चर करना। पर अर्थव्यवस्था काफी बड़ा है पूर्णिमा जी, उसमें कौन सा सेक्टर सबसे हमने अभी अपनी चर्चाओं में बार बार युवा वर्ग की बहुत जिक्र किया कि वो बहुत आगे बढ़ के मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जॉब्स की उम्मीद में सपोर्ट कर रहे हैं। कहां से वो जॉब्स क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमें देखना होगा। आई थिंक दिस इज जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए सेकंड जनरेशन रिफॉर्म लाना होगा और उसके 2 बड़े प्लैंक होंगे, रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। और अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यह असंभव है, बिल्कुल संभव है, किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस तरीके के माहौल में चुनाव और जिस व्यवस्था के अंदर में हुआ है, जो रही है, आउटरीच करना है उनको, हर एक आदमी को और हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को और गवर्नमेंट्स को, तभी इससे निकल पाएंगे। क्योंकि उनके खिलाफ जो एक डिविसिव और डिवाइडिव ये चीज की जो बात रही है उसको उनको खत्म करने की जरूरत है, और वो अपने एक्ट से कर सकते हैं, बाकी चीजें खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएंगी। मुझे लगता है जो सपने उन्होंने दिखाए हैं उस सपने को साकार करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी बात है कि युवा वर्ग जो उनके साथ जुड़ा है उनके लिए वो क्या कर पाएंगे, और अर्थव्यवस्था में खास करके डेवलपमेंट और इकोनॉमी किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए कि हमेशा याद रखिए कि ये वो चीजें हैं जो आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों से निर्धारित होती हैं, सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी, याद रखिए, भारत के प्रधानमंत्री हो रहे हैं, विश्व के प्रधानमंत्री नहीं हो रहे हैं। जी जगदीश साहब। मेरा मानना है कि उनको कुछ रिफॉर्म्स तुरंत करने होंगे, क्योंकि इकोनॉमी प्राइमरी एरिया होना चाहिए उनका कंसर्न सुधार का या जो भी गवर्नेंस का। और दूसरा एरिया वो है जो आउटरीच करने की बात विभाकर कर रहे हैं, वो मुझे लगता है उनको, मगर उनको पहला कदम तो प्राइमरीली उनको इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा। जब तक वो कुछ परफॉर्म करके नहीं दिखाएंगे तब तक वो आउटरीच नहीं कर सकते। आउटरीच इकोनॉमी और रिफॉर्म, यस, रिफॉर्म्स तुरंत करने होंगे, लेकिन रिफॉर्म्स में बहुत कुछ कड़वा भी होता है। उस कड़वे को हजम करने के लिए भी लोग अभी जिस होप के साथ आ रहे हैं, क्या वो तैयार हैं? डॉक्टर हेमल भट्ट, सबसे बड़ा चैलेंज? पॉलिसी पैरालिसिस को हटाना, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और प्राइस कंट्रोल करना, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और वो नरेंद्र भाई के जहन में है, वो अवश्य होंगी और बहुत जल्दी होगी देश के लिए। जी नवल जी, ये बिल्कुल साफ है। आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी जागरण मंच की स्वदेशी आर्थिक विचारधारा और 1991 के बाद अपनाई गई आर्थिक विचारधारा में कैसे तालमेल बिठा पाते हैं, देश की आर्थिक समस्याओं का कैसे समाधान कर पाते हैं, और राजनीतिक रूप से अपने कट्टर और अनुदार चेहरे को देश में एक्सेप्टेबल कैसे बना सकते हैं, ये बड़ी चुनौती होगी। चलिए हम ये एनसीपी के नेता हमारे साथ हैं नरेंद्र वर्मा, उनके पास भी चलते हैं। नरेंद्र जी आप बताइए, आपके हिसाब से बड़ी चुनौती क्या है? एक चुनाव के नतीजे त्रिशंकु नतीजे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। चलिए सरकार के सामने चुनौती अगर आप बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ गया है, जो भी सरकार बनेगी उसके लिए पहली चुनौती आपको अगर बताइए। वो पहली चुनौती यह है कि एनडीए जब अटल जी के कार्यकाल में थी तब भी इकोनॉमी में फेल हुई है। जीडीपी 2003 और 4 में सबसे लोएस्ट 3 के नीचे आई है। तो एनडीए ने इस देश में, चलिए मेरे ख्याल से वापस आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए। वही बात असल जो कह रही थी आप कि वो ज्योतिषी नहीं होने का दावा करते रहे एनसीपी के बड़े नेता, लेकिन ये असल में ज्योतिषी ही हो रहे हैं और बता रहे हैं कि बनने वाली। अशोक देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैलेंज क्या होगा आपके मुताबिक सबसे बड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मोदी जी को मैं मानता ही नहीं हूं कि आज के डेट में वो प्रधानमंत्री हैं या सरकार में। नहीं ये मान के हाइपोथेटिकली अंदाजा। सबसे बड़ा चैलेंज नहीं छोड़िए, नई सरकार जो भी बनेगी उसके सामने हम चुनौती की बात कर रहे हैं। अगर वो चुनौती आप बता सकें, आपके हिसाब से जो सरकार बनेगी उसके सामने क्या चुनौती है?
देश कैसे सुरक्षित रहेगा, विदेशी देशों से हमारा मित्रवत संबंध कैसे होगा, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अपनी अपनी प्रायोरिटी आप लोगों ने बता। दिनेश, मैं भी, मेरे को थोड़ा सा लालच आ रहा है, मैं भी बताना चाहती हूँ कि मेरी भी कुछ ऐसी प्रायोरिटी है। मुझे लगता है कि 5 रुपए और 12 रुपए की थाली से अगर ऊपर निकाल सके नरेंद्र मोदी हमें, और दूसरी बात यह है कि ये जो बहुत उम्मीद उन्होंने जगा दी है कि सब कुछ सस्ता हो जाएगा, सब कुछ रीच में हो जाएगा, आम आदमी की पहुंच बढ़ेगी, ये हो जाए तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आम आदमी इसीलिए देख रहा है, इसी उम्मीद से देख रहा है। उम्मीदों पर ये वोट पड़ा है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है, और इसीलिए ये प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं कि उम्मीदें लोगों की सातवें आसमान पर हैं। नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों से पार पाने का नाम नरेंद्र मोदी रहा है, इसलिए ये उम्मीदें बरकरार हैं। फिलहाल इस चर्चा को विराम देते हैं। राजपथ पर आपसे लगातार मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल इजाजत।